हेलो। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एक्यूट किडनी इंजरी एकेआई। सो व्हाट इज हैपनिंग इन एकेआई इज एकेआई को डायग्नोस करने के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, डेफिनेशंस हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड देम एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। जो एक पहली डेफिनेशन है उसमें 3 पैरामीटर है। अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम बोलेंगे एकेआई हो गया। सो पहला ये बोलता है कि इफ देर इज इंक्रीज इन द सीरम क्रिएटिनिन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन 48 आवर्स। मतलब कि आपके पास एक पहले पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन का वैल्यू था और उसके अंदर 0.3 ऐड हो गया। से फॉर एग्जांपल पहले 1.2 था, अब 1.5 हो गया विद इन 48 आवर्स। या फिर इफ द सीरम क्रिएटिनिन इज इंक्रीजिंग बाय 1.5 टाइम्स फ्रॉम द बेस लाइन इन द फर्स्ट 7 डेज। जो रिपोर्ट है वो विद इन 7 डेज की है और 1.5 टाइम्स बढ़ गया। या अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट पर आवर फॉर लास्ट 6 आवर्स से जो यूरिन आउटपुट है वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो गया है। 0.5 ml पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट पर आवर के हिसाब से आ रहा है। इफ एनी वन ऑफ द प्रेजेंट, देन यू कैन से इट इज एकेआई। तो या तो सीरम क्रिएटिनिन बेसलाइन से 1.5 टाइम्स बढ़ जाए, या सीरम क्रिएटिनिन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए, या यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर के हिसाब से हो जाए, इससे कम हो जाए। दैट इज एक। एक और क्राइटेरिया दैट इज द राइफल क्लासिफिकेशन। राइफल क्लासिफिकेशन ये बताता है कि दे हैव डिफाइंड द डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एकेआई। आर स्टैंड फॉर रिस्क, देन आई स्टैंड फॉर किडनी इंजरी, एफ फॉर फेलियर, L for loss of kidney function, and E stands for end stage renal disease। तो राइफल क्राइटेरिया में आर मतलब अब इसमें हमें ये देखना है कि यूरिन आउटपुट जो है वो कितना कम हुआ है और कब से कम हुआ है, कितनी देर से कम हुआ है। जितना ज़्यादा ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेजिंग बढ़ती जाएगी राइफल क्राइटेरिया में। अगर यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर से कम हुआ है फॉर द फर्स्ट 6 आवर्स, ओनली फॉर 6 आवर्स, देन इट इज कॉल्ड एज कि किडनी इंजरी की रिस्क है। अगर ये ऐसा 12 आवर्स तक हो गया देन इंजर हो गया है। देन इफ इट इज फॉर 24 आवर्स, देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फेलियर। इफ इट इज देयर एंड द डायलिसिस रिक्वायर्ड फॉर द 4 वीक्स, अगर 4 वीक के लिए डायलिसिस चाहिए था, देन वी आर एट द लॉस। एंड इफ इट इज डायलिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर 12 वीक्स, देन इट इज एंड स्टेज रीनल डिजीज। सो दैट इज द राइफल क्राइटेरिया। देखो आप इसको याद रखने का तरीका देखिए, दोनों में अगर आप जीएफआर वाला डेफिनेशन देखेंगे, यूरिन आउटपुट लेस देन 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर, यहाँ पे भी यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर से कम है। बस राइफल में ये कितनी देर से कम हुआ है, 6 आवर से हुआ है, 12 घंटे से कम चल रहा है यूरिन आउटपुट, 24 आवर से कम चल रहा है, 4 वीक हो गए डायलिसिस पे रखना पड़ा है, या 12 वीक तक डायलिसिस पे। बेस्ड ऑन दैट दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ द एकेआई राइफल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। एक और क्लासिफिकेशन है दैट इज किडगो क्लासिफिकेशन। किडगो क्लासिफिकेशन अगेन वही यूरिन आउटपुट पे बनाया हुआ है और इसको भी सीरम क्रिएटिनिन के साथ भी बनाया हुआ है। अगर वो बोल रहे हैं कि किडगो के हिसाब से देर आर 3 स्टेजेस ऑफ एकेआई, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इफ द यूरिन आउटपुट इज लेस देन 0.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम फॉर 6 आवर्स, स्टेज 1, फॉर 12 आवर्स, और स्टेज 2। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है किडगो में। स्टेज 3 में यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है, 0.5 से भी कम होकर 0.3 पे कट ऑफ कर दिया है फॉर 24 आवर्स। सो दैट इज बेस्ड ऑन द यूरिन आउटपुट। किडगो क्लासिफिकेशन में भी यहाँ पे भी 0.5 ml से ही करना है, 6, 12, 24 से करना है, लेकिन लास्ट में 24 की जगह 0.5 की जगह लेस देन 0.3 हो गया। अगर यूरिन आउटपुट बहुत ही कम हो जाता है, इट इज द स्टेज 3 एकेआई ऑफ द किडगो। सीरम क्रिएटिनिन से भी किडगो में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इफ द क्रिएटिनिन इज इंक्रीजिंग बाई 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर विद इन द फर्स्ट 6 आवर्स, इसको हम सीरम क्रिएटिनिन से भी कर सकते हैं किडगो के अकॉर्डिंग। सीरम क्रिएटिनिन से अगर करना है, इफ द सीरम क्रिएटिनिन इज इंक्रीजिंग बाई 0.3, जितना पहले था 0.3 से बढ़ गया विद इन 48 आवर्स, और या फिर सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया 2 से लेके 2.9 टाइम्स फ्रॉम द बेस लाइन विद इन द 48 आवर्स, और इफ इट इज इंक्रीजिंग मोर देन 3 टाइम्स। तो बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो वी कैन हैव the various stages of AKI in the KIDGO classification.
अगर आपको क्रिएटिनिन वाला याद रहता है तो बहुत अच्छा है, नहीं रहता है तो आप यूरिन आउटपुट से याद रख लेते हैं। यूरिन आउटपुट याद रखना आसान है क्योंकि सब में 0.5 आ रहा है, आप देखो। सो अगर तीनों क्लासिफिकेशन देखें, अगर AKI की डेफिनेशन देखो, सबसे पहली वाली, इफ द यूरिन आउटपुट इज लेस देन 0.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर आवर फॉर 6 आवर्स, दैट इज AKI। देन वी आर हैविंग द वेरियस स्टेजेस अकॉर्डिंग टू राइफल। अगर 6 घंटे तक है तो रिस्क में है, 12 घंटा 24 आवर्स, 4 वीक तक डायलिसिस की रिक्वायरमेंट रही, 12 वीक तक डायलिसिस की रिक्वायरमेंट रही, दैट इज राइफल। किडगो के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अगर यूरिन आउटपुट जो है 0.5 ml से कम है फॉर फर्स्ट 6 आवर्स, फॉर 12 आवर्स एंड फॉर 24 आवर्स में थोड़ा सा चेंज है, 0.3 पे आ जाता है। दिस आर द किडगो क्लासिफिकेशन AKI। अब why there is AKI, why there is acute kidney injury is happening, and that is the area from where MCQ comes। तो हमने क्या किया कि जो कॉजेज है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया कि AKI में जो ईटियोलॉजी है, इज इट बिफोर द किडनी, मीन्स द प्री रीनल कॉज, दैट इज मेनली द ब्लड सप्लाई, कि ब्लड सप्लाई कम हो गया किडनी एरिया में, परफ्यूजन कम हो गया, रीनल परफ्यूजन, दैट इज लीडिंग टू AKI, दैट इज प्री रीनल AKI। देर इज सम रीनल कॉजेज कि डायरेक्ट देर इज अ रीनल डैमेज दैट इज हैपनिंग एंड दैट इज लीडिंग टू AKI, दैट इज रीनल कॉजेज। और पोस्ट रीनल मीन्स देर इज अ प्रॉब्लम इन द यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो दैट इज पोस्ट रीनल। अब पोस्ट रीनल में तो सारे सर्जिकल कॉजेज आते हैं, जैसे कि अगर कोई रीनल स्टोन यहाँ पे आके फंस गया, रीनल स्टोन, हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस, प्रोस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लैडर स्टोन, तो पोस्ट रीनल में तो सारे ऑब्स्ट्रक्शन वाले कॉजेज आते हैं AKI के। पोस्ट रीनल में सारे के सारे ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो यहाँ पे स्टोन आ गया, यहाँ पे स्टोन आ गया, यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, यूरेटर में आ गया, या फिर प्रोस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। सो पोस्ट रीनल इज नॉट कंसर्न विद मेडिसिन। जो प्री रीनल और रीनल कॉजेज है ना AKI के, दैट इज कंसर्न विद मेडिसिन। इसमें भी प्री रीनल जो होगा ना, दैट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड सप्लाई। डिक्रीज ब्लड सप्लाई, तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? डिक्रीज रीनल परफ्यूजन के, इट कैन बी शॉक, ब्लड प्रेशर कम हो गया, इट कैन बी रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, अगर रीनल आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो देयर इज लेस ब्लड इज गोइंग टू द किडनी, देन सीवियर डायरिया, बर्न, हेमरेज, अल्टीमेटली देयर इज बेसिकली डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। रीनल परफ्यूजन कम होने के कोई भी कारण हो सकते हैं, इट कैन बी शॉक, इट कैन बी रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, बर्न, हेमरेजेस, सीवियर डायरिया, or it can be sepsis, even some drugs. There are some drugs which decreases the renal perfusion. So these are the various causes which can lead to pre-renal AKI. Now coming to the renal AKI, ऐसे कौन से renal cause होते हैं जिससे किडनी खराब हो सकती है? We can divide the causes into glomerular causes, vascular causes. Glomerular में आ जाएगा the glomerulonephritis, or it can be Goodpasture syndrome. When it comes to vascular causes, renal vascular causes, it can be hypertensive emergency, it can be hemolytic uremic syndrome, it can be renal vein of thrombosis, not arterial thrombosis, venous thrombosis, क्योंकि रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस तो आएगा प्री रीनल में आएगा, रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस प्री रीनल में आएगा, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस ये इट इज गोइंग टू कम इन द रीनल कैटेगरी में आएगा। देन द ट्यूबुलर कॉजेज ऑफ AKI, it can be ischemia of the renal tubules, that is the acute tubular necrosis, that will lead to acute tubular necrosis, ATN. There can be blockage in the tubules that can damage the kidney and leading to AKI, such as it can be because of some drugs, amphotericin. It can be because of multiple myeloma, क्योंकि मल्टीपल माइलोमा बेंस जोन्स प्रोटीन यूरिया होता है, आपने पढ़ा है। तो बेंस जोन्स प्रोटीन, ये जो डिफेक्टिव गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं, ये आते हैं ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इट कैन बी क्रिस्टल्स सच एज यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक करके उनको खराब कर सकते हैं। देन इट कैन बी इन्फेक्शंस। Then there are certain drugs which can lead to interstitial nephritis. Such as NSAIDs, rifampicin.
So these are the drugs which can lead to interstitial nephritis. These are important drugs, NSAIDs, rifampicin, even penicillin. These are the important causes of interstitial nephritis. So what we have discussed so far, अब देखिए यहाँ पे जब भी एक ही होता है हमें ये पता करना होता है कि वेयर इज द प्रॉब्लम. इज इट द प्रॉब्लम इज प्री रीनल, रीनल. पोस्ट रीनल तो सारे सर्जिकल कॉजेज होंगे कि यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिनरी ब्लैडर में है, प्रोस्टेट की वजह से, तो पोस्ट रीनल हमारे काम का नहीं है. हमारे काम का है रीनल और प्री रीनल. प्री रीनल मतलब कि रीन कैसे होगा कि ब्लड सप्लाई कम हो गई किडनी की, तो किडनी ने काम करना बंद कर दिया और AKI हो गया. तो प्री रीनल में वो सारे कॉजेज आ जाएंगे जिसमें रीनल परफ्यूजन कम होता है, जैसे कि इट कैन बी शॉक, it can be because of hemorrhage, it can be because of sepsis, it can be because of diarrhea, it can be because of burns, it can be because of drugs. So these are the various causes. When it comes to renal causes, renal में हमें देखना होगा कि नेफ्रॉन का कौन सा एरिया खराब हो रहा है, राइट. इज इट द ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस क्यों खराब हो सकता है और एक करा सकता है, जैसे कि इट कैन बी ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, इट कैन बी गुड पास्चर सिंड्रोम. देन वस्कुलर कॉजेज. वस्कुलर कॉजेज में जैसे कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी. हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में जो नेफ्रॉन के आसपास के जो छोटे छोटे आर्टेरियल्स होते हैं, दे आर गोइंग टू बी डैमेज, दैट कैन लीड टू रीनल AKI. देन रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, नॉट आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, वेनस थ्रोम्बोसिस. देन देर आर सम ट्यूबुलर कॉजेस. रीनल AKI में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द ट्यूबुलर कॉजेस. ट्यूबुलर कॉजेस में इट कैन बी इस्चेमिया which leading to acute tubular necrosis, ATN. It can be some drugs which can lead to it can be some blockages in the tubules, such as because of amphotericin, because of uric acid, because of multiple myeloma, or it can be infection. Then we have the drugs which can lead to interstitial nephritis. So these are the renal causes of AKI. अब जब भी AKI होता है तो उसको हमने 4 phases में डिवाइड किया है. The first is the initiation phase. Initiation phase of AKI, that is the point of trigger of AKI से लेके first 48 hours तक, means 0 to 48 hours. That is the initiation phase, from the trigger to the onset of the effect on the kidney. Then the second phase is going to start, that is the oliguric phase, which is also called as the maintenance phase. It is from the second day to 2 weeks from the onset of the injury. From the second day to the 2 weeks of the injury. इसके अंदर हमें क्लिनिकल फीचर आने लग जाएंगे AKI के. अब क्योंकि ये ओलिग्यूरिक फेज है, यानी कि यूरिन कम बनेगा मतलब फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा तो अंदर इकट्ठा होगा, पल्मोनरी एडेमा हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है. सो ओलिग्यूरिक फेज में जो AKI के फीचर आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लूइड रिटेंशन. इट कैन बी एडेमा, it can be increase in the blood urea nitrogen, because oliguria हो रहा है, यूरिन बन ही नहीं रहा है, so urea nitrogen is going to increase. और इसी फेज में हमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए. मीन्स द हीमोडायलिसिस शुड बी स्टार्टेड. अगर AKI में करना है तो ओलिग्यूरिक फेज में हमें चालू कर देना चाहिए. रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी शुड बी स्टार्टेड हियर. तो एक बार एक क्वेश्चन आया था नीट PG में कि in AKI, when we should start the hemodialysis, in which phase? It is in the oliguric phase, means the maintenance phase. Then comes the third phase, that is going to be the diuretic phase. That is going to be the second week to third week. इसके अंदर पेशेंट को, एज द नेम इज सजेस्टिंग, बहुत यूरिन आएगा और बहुत यूरिन आने से देयर इज गोइंग टू बी डिहाइड्रेशन. द पेशेंट इज अनेबल टू कंसंट्रेट द यूरिन, that will lead to dehydration. There is going to be increase in the urine, polyuria hoga, and that will lead to dehydration. And the last phase is the recovery phase, that is going to happen after 3 weeks, means after 21 days. So these are the 4 phases of AKI. The first phase, it is the initiation phase. Then is the oliguric phase, यूरिन कम बनता है, उसमें तो फ्लूइड रिटेंशन होता है, एडेमा होगा, पल्मोनरी एडेमा भी हो सकता है. देन इज द डाययूरेटिक फेज, जिसमें बहुत यूरिन आता है, यूरिन कंसंट्रेट ही नहीं हो पाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है. एंड लास्टली इज द रिकवरी फेज. द सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, इज इट अ प्री रीनल AKI और द रीनल AKI. What are the various parameters that you are going to see?
पहले हम इन पैरामीटर्स को देखते हैं, फिर हम समझेंगे इस टेबल को याद कैसे रखना है। देखिए, पोस्ट रीनल तो सर्जिकल कॉजेज में आएगा, तो हमारा पार्ट नहीं, हमारे को डिफरेंशिएट करना है प्री रीनल को रीनल से। तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज दीज वेरियस पैरामीटर। वी कैन सी द यूरिनरी सोडियम, यूरिन में सोडियम कितना आ रहा है ये चेक करना है। देन वी हैव फेना। व्हाट इज फेना इज फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम। फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम, बेसिकली यूरिन में सोडियम कितना आ रहा है, फ्रैक्शनेटेड एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम। देन वी आर हैविंग फ्रैक्शनेटेड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, कि यूरिन के अंदर यूरिया कितना आ रहा है। देन यूरिन ऑस्मोलारिटी एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन। हम ये सारे पैरामीटर चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि प्री रीनल AKI है या रीनल AKI है। मैं इसको एक सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज द नेफ्रॉन एंड हियर इज द ब्लड वेसल। अब मान लो मैं ये बोलता हूँ कि किडनी में ब्लड आ ही नहीं रहा है। अगर किडनी में ब्लड नहीं आ रहा है, डिक्रीज इन द ब्लड परफ्यूजन है, डिक्रीज इन द परफ्यूजन टू द किडनी, देन इट इज अ प्री रीनल। अगर ब्लड आएगा ही नहीं तो प्री रीनल है। अब ब्लड अगर आएगा ही कम, तो यहाँ से जो ओवरऑल चीजें फिल्टर होगी वो भी कम होगी, चाहे सोडियम हो चाहे यूरिया हो, क्योंकि ब्लड आ ही कम रहा है भाई, तो फिल्टर भी कम होगा। अगर फिल्टर कम होगा तो ओवरऑल जो यूरिन के अंदर सोडियम आएगा या यूरिया आएगा, ऑल द मॉलिक्यूल्स विल बी लेस, क्योंकि ब्लड ही कम आएगा तो फिल्टर भी कम हुआ। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन प्री रीनल इज that all the things, whether it is sodium or fractionated excretion of the sodium or urea or blood urea nitrogen in the urine, they are going to be less. Plus, इस पेशेंट में आप मुझे बताओ यूरिन कंसंट्रेटेड आएगा या नहीं आएगा? यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड आएगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ब्लड ही कम आया तो फिल्टर ही बहुत कम हुआ, तो यूरिन जो बनेगा बहुत ही कम बनेगा एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी कंसंट्रेटेड। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी ऑस्मोलारिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। सो प्री रीनल इज अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि ब्लड ही कम आया तो यूरिन के अंदर सोडियम नाइट्रोजन ये सब कम आएंगे, और ब्लड यूरिन कैसा आएगा? यूरिन कंसंट्रेटेड आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा आएगी। सो इफ यू सी द प्री रीनल एंड यू सी दीज पैरामीटर यूरिनरी, सो आप बताइए प्री रीनल वाले में यूरिनरी सोडियम का क्या होगा? यूरिनरी सोडियम विल बी लेस। यूरिन में सोडियम आएगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड ही कम आया तो फिल्टर भी कम हुआ। fractionated sodium, it is going to be less than 1%. What is going to happen with the fractionated excretion of urea? Less than 35%. हर एक चीज कम आएगी क्योंकि ब्लड ही नहीं आया। What is going to happen with urine osmolarity? यूरिन कैसा आएगा? क्योंकि ब्लड कम आया था तो यूरिन कम बनेगा, तो बहुत गाढ़ा बनेगा, कंसंट्रेटेड बनेगा, ऑस्मोलारिटी ज़्यादा होगी। There is going to be osmolarity is going to be more than 500. What is going to happen? Specific gravity? Yes, it is going to be more than 1.018 or maybe 1.012, right? It is going to be more. इसका उल्टा कर देंगे रीनल में। आपको केवल प्री रीनल याद रखना है, बाकी सारा उल्टा कर देना है रीनल में। रीनल में यूरिनरी सोडियम इट इज गोइंग टू बी मोर, इट इज गोइंग टू बी मोर देन 20। द फ्रैक्शन एक्सक्रीटेड ऑफ सोडियम, दैट इज फेना इज गोइंग टू बी मोर देन 2%। फ्रैक्शनेटेड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया मोर देन 35%। क्योंकि रीनल में द कंसंट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स आर गोन, ब्लड आ तो रहा है, फिल्टर तो हो रहा है, लेकिन वापस कंसंट्रेट ही नहीं हो पा रहा है, तो जो यूरिन आएगा बहुत ही पतला आएगा रीनल में। तो सो देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द यूरिन ऑस्मोलारिटी लेस देन 400। देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट? अगर प्री रीनल होता है, वी आर गोइंग टू हैव द हाइलिन कास्ट, एंड इन द रीनल वी कैन हैव मडी ब्राउन कास्ट इफ इट इज बिकॉज ऑफ ATN। मडी ब्राउन कास्ट आ सकता है, राइट? ये कास्ट कैसे दिखते हैं, मडी ब्राउन कास्ट, हाइलिन कास्ट, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, राइट? द इन्वेस्टिगेशन इन द नेफ्रोलॉजी, उसमें हमने इमेजेस भी देखे थे मडी ब्राउन कास्ट कैसा दिखता है। सो दिस इज ऑल द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड अबाउट द AKI। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले AKI का डेफिनेशन पढ़ा। इसमें AKI के डेफिनेशन में देयर वर 3 पॉइंट्स टू बी देयर, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो था 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर फॉर 6 आवर्स। अगर यूरिन आउटपुट इससे भी कम हो जाता है, इट इज AKI। देन वी आर हैविंग द राइफल क्लासिफिकेशन, देन वी वर हैविंग द किडग्लो क्लासिफिकेशन। अगर आप
किट को याद नहीं कर सकते तो राइफल तो करना ही करना है। एंड राइफल इज एक्रोनिम, राइफल इज एक्रोनिम। राइफल एक्रोनिम क्या था? रिस्क, इंजरी, फेलियर, लॉस ऑफ किडनी एंड एंड स्टेज रीनल डिजीज, दैट वाज द राइफल क्लासिफिकेशन। और आप इसमें भी देखो, यूरिन आउटपुट इज लेस देन 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर। कितनी देर से, उस पर याद रखते हैं, 6 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स। फिर डायलिसिस की रिक्वायरमेंट रहेगी, 4 वीक्स तक रहती है या 12 वीक्स तक रहती है, उसके बेसिस पे। देन वी हैव डिस्कस द इंपॉर्टेंट थिंग, द प्री रीनल कॉज, रीनल कॉज। पोस्ट रीनल तो सारे सर्जिकल कॉजेज, जितने भी स्टोन्स है, यूरिनरी ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन है, वो सब पोस्ट रीनल में आएगा। अब आता है रीनल और प्री रीनल। प्री रीनल मतलब कि ब्लड सप्लाई कम हो गई। ब्लड सप्लाई क्यों कम हो सकती है? इट कैन बी रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, इट कैन बी शॉक, इट कैन बी बर्न, हेमरेज, सेप्सिस। जब भी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, द रीनल परफ्यूजन विल बी लेस। नाउ कमिंग टू द रीनल कॉजेज। रीनल कॉजेज वी हैव डिवाइडेड इनटू ग्लोमेरुलर, ट्यूबुलर एंड द वस्कुलर कॉजेज। ग्लोमेरुलर में इट वाज ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, गुड-पाशर सिंड्रोम। वस्कुलर में इट कैन बी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, नॉट आर्टेरियल, वेन थ्रोम्बोसिस। देन ट्यूबुलर causes, that is important. Tubular में it can be ATN, it can be blockage of the tubules, or it can be infections. Then we have some drugs that can lead to interstitial nephritis. जब भी there is AKI, there are going to be 4 phases. सबसे पहले there is a trigger, that is initiation, that is going to happen within 48 hours of from the onset. Then the second is oliguric phase. सो फर्स्ट 2 वीक्स तक पेशेंट को बहुत ही कम यूरिन आता है, ओलिग्यूरिया होता है, तो फ्लूइड बाहर नहीं निकलता है, फ्लूइड अंदर इकट्ठा होता है, पेशेंट को इडेमा हो जाएगा। देयर इज गोइंग टू बी पल्मोनरी इडेमा कैन आल्सो बी देयर, दैट इज ओलिग्यूरिक फेज। देन कम्स द डायूरेटिक फेज। बहुत यूरिन आता है, सेकंड से थर्ड वीक के बीच में बहुत यूरिन आता है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। देन कम्स द रिकवरी फेज। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्री रीनल एंड रीनल। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था फेना। तो प्री रीनल में जो भी चीज़ें यूरिन में आएगी वो कम आएगी, क्योंकि ओवरऑल ही ब्लड ही कम आया ना भाई। तो यूरिन में फेना भी कम होगा, मतलब सोडियम कम होगा, यूरिनरी सोडियम, फ्रैक्शन एक्सीनेटेड ऑफ द सोडियम, यूरिया, नाइट्रोजन, सब कुछ कम होगा, राइट। एंड रीनल के अंदर ये सब ज़्यादा होगा। किस में, आप मुझे बताइए, सोच के बताना कि किसके अंदर जो यूरिन होगा इट इज़ गोइंग टू बी मोर ऑस्मलर, इट इज़ गोइंग टू बी मोर थिक। किसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी, प्री रीनल में या रीनल में? इस प्री रीनल में, क्योंकि प्री रीनल में ब्लड ही नहीं आया तो फिल्टर ही कम हुआ, फिल्टर कम होगा तो एकदम गाढ़ा होगा, राइट। सो यूरिन ऑस्मोलैरिटी एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गोइंग टू बी मोर इन प्री रीनल, राइट। सो दिस इज अबाउट द शॉर्ट चैप्टर ऑफ AKI. थैंक यू।